नागपुर महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी में विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको उपलब्ध कराकर इस इनिशिएटिव को जिन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, ऐसे हमारे कमिश्नर अभिजीत चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे एडवांटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आशीष काळे, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, कोई भी देश में उसका अगर विकास करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस देश के जीडीपी ग्रोथ की चर्चा होती है। जीडीपी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है हमारे देश में वो सर्विस सेक्टर है। टोटल देश के ग्रोथ में जीडीपी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो 52 to 54% हमारा इनकम जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 to 24% ये जो इनकम आता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और ये जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक है इंडस्ट्री और ट्रेड एंड बिजनेस और दूसरा एग्रीकल्चर। और ये दोनों क्षेत्र में विकास तभी होगा जब हमारी इस क्षेत्र की इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इस सब का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है और जहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और गरीबी दूर होती है। स्वाभाविक रूप से हमारा जो उद्दिष्ट है वो विदर्भ का सर्वांगीण विकास है और विदर्भ का सर्वांगीण विकास करना यानी विदर्भ का जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, विदर्भ में इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लाना, विदर्भ में इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस इसको बढ़ाकर हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि हमारा पर्पज़ यही है कि हम विदर्भ के युवाओं को रोजगार निर्माण करना चाहते हैं और रोजगार निर्माण करने के लिए 4 बातें आवश्यक है, इसलिए इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये जो वेल्थ क्रिएटर है इंडस्ट्री, दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और इसलिए एक अभी कोई छोटी इंडस्ट्री शुरू होती है तो उससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। अभी हमारे यहाँ, मैं परसों बैतूल में फॉरेस्ट में एक रिसोर्ट में गया था तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, तो 127 लोग काम करते हैं। तो 127 लोगों का जीवन एक रिसोर्ट पर डिपेंड करता है और इसलिए उन लोगों के जीवन में गरीबी से अगर मुक्त करना है और उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उनका डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाना है, तो इसका अर्थ है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हम फैसिलिटेटर हैं। गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो या एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, हम सब लोग फैसिलिटेटर हैं। और विशेष रूप से टाटा स्ट्राइव जैसी कंपनीज है जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सोशली कमिटेड है कि हमारे देश के डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होकर ये रोजगार कैसे निर्माण हो, ये उनका उद्देश्य है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कैसी हो, इसके लिए वो ट्रेनिंग देने वाले हैं। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आज हमारे यहाँ जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट किस प्रकार की हो रही है और किस प्रकार की मैन पावर हमें लगने वाली है, इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। नहीं तो क्या होगा, मैं जब युवा था तो हम विदर्भ में इंडस्ट्री आए करके मैं विधानसभा मंडलों में भी आवाज़ उठाता था। तब जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे और विदर्भ में, भंडारा में
लाखनी के पास अशोक लेलैंड की स्थापना हुई। बड़ी खुशी हुई हमको कि अशोक लेलैंड की स्थापना हुई करके। पर अशोक लेलैंड की स्थापना हुई और जब अशोक लेलैंड ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो भंडारा, उस समय का भंडारा गोंदिया जिला एक ही था, उसमें आईटीआई में ऑटोमोबाइल का कोई ट्रेनिंग ही नहीं था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोई ट्रेनिंग ही नहीं था। और फिर जब वो अशोक लेलैंड ने एडवर्टाइजमेंट निकले तो स्थानिक लोगों को संघर्ष करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इनको तो ये आता ही नहीं। तो ये डेवलपमेंट के साथ और इंडस्ट्री के साथ उनकी स्किल मैन पावर का कौन सी चाहिए उसका स्टडी होना आवश्यक है। अभी गढ़चिरौली जिले में देवेंद्र जी ने काफ़ी प्रयास किए, स्टेट गवर्नमेंट ने, और हमारा जो आयरन ओर है वो 65 ग्रेड का है। उस दिन सज्जन जिंदल जो है स्टील में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है अभी, उनने मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता है ये 65 ग्रेड का है। और इसका मतलब क्या होता है? बोले वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी है और इस आयरन ओर से जो स्टील बनेगा वो पूरे दुनिया में लोग प्रिफर करेंगे। और उसमें भी आया कि कुछ लोग अब ग्रीन स्टील तैयार कर रहे हैं। तो ग्रीन स्टील वाले जब लोग मुझे मिले कि जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ग्रीन स्टील बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हमारा पूरा मार्केट यूरोप है, हम यहाँ नहीं बेचने वाले। यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो ये नेचुरली ये जो ग्रोथ है ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से आती है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग से आता है। और इसलिए विदर्भ की स्ट्रेंथ क्या है, विदर्भ की वीकनेस क्या है, इसका अध्ययन करते हुए एक एक सेक्टर में हमने जो विकास का प्लान किया हुआ है उसमें ये स्वाभाविक है कि हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने उनका ज़्यादा ध्यान इंडस्ट्रियल सेक्टर में है और रहना भी चाहिए, और टाटा का भी है। पर मैं थोड़ा सा उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि टारगेट ये है कि 5 साल में आपके माध्यम से 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करना है। और ये जो एमएलए यहाँ बुलाए गए हैं, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, तो उनके पास संदेश जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र से 5000 युवाओं को वो भेजेंगे और उनको ट्रेन करके आपको जॉब देना है। अब ये टारगेट बहुत बड़ा है, पर मेरा एक योगायोग से ऐसा है कि मैं जो कहता हूं वो टारगेट पूरा हो जाता है। तो ये 5 लाख लोगों को 5 साल में अगर रोजगार मिलेगा तो ग्रोथ कितनी बढ़ेगी। और इसलिए ये मिहान का उदाहरण है कि मिहान शुरू हुआ तो पहले कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, तब हमने कहा था कि मिहान में हम 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब आज के डेट में लगभग, मैं डाटा इकट्ठा करते हूँ, मेरे पास नामों की लिस्ट है, अब हम 1 लाख जॉब्स मिहान में अब तक क्रिएट हुए हैं और मिहान में यहाँ के युवाओं को जॉब मिला है 1 लाख। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आई है, चौधरी जी बैठे हैं, एक एक कंपनी को 20-20 हजार, 18-18 हजार लोग चाहिए। टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, टीसीआई है, और बाकी भी कंपनी आ रही है। और फिर वो लोग आएंगे तो उसके लिए रियल इस्टेट डेवलपमेंट होगी, उनको घर लगेंगे, उनके लिए रेस्टोरेंट लगेंगे, उनके लिए होटल्स लगेंगे। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आपको हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक छोटी चीज से कितना विकास होता है। मैं दिल्ली में एक बहुत ही अड़चन का प्रोजेक्ट था, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2। तो UR2 10,000 करोड़ का था और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8,000 करोड़ का था। और दोनों प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे पीछे पड़े कि दिल्ली में और हमारे बीच में झगड़ा है, ये प्रोजेक्ट कुछ होता नहीं, ये 28-29 किलोमीटर है, आप इसको NH डिक्लेयर करके करा दो। तो मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 30 किलोमीटर, तो मैंने झट 20 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट किया कि 500-600 करोड़ में हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट आया तब मैंने देखा कि इतना ट्रैफिक, और देखकर मैंने सेक्रेटरी को कहा कि ये 25-50 साल दूर का सोच को बना। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई 8,500 करोड़। इसमें टनल्स, एयर स्ट्रिप के नीचे में टनल है, एक पिलर पर 4-4 लेन है, और उसका पीसीयू 1.5 लाख पीसीयू अभी है। फिर उसको पानीपत के लिए UR2 बना।
अब दोनों प्रोजेक्ट भी इतने बड़े कि अभी वो इतना ट्रैफिक वहाँ दिल्ली का कंजेशन कम हुआ। अब वो करने के बाद मैं तो सोचा हमने रोड पूरा किया, खत्म हो गया, पर जब उसका अभी अध्ययन किया गया तो केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू और बाजू में रोड बनने से 5 लाख करोड़ के रियल इस्टेट डेवलप हुई। हमारी अकल कम पड़ेगी। मैं दिल्ली में, मेरा घर नहीं है, मैं ढूंढ रहा था घर कहाँ लेना, घर कहाँ, तो करोड़ों में कीमत थी। अब उस समय मैं फ्लैट बुक करता तो मुझे जो 5 करोड़ में मिलता, आज वो 50 करोड़ का हो गया। और वहाँ एक बार मैं हवाई जहाज में जा रहा था तो एक टॉय पहना हुआ विस्तारा एयरलाइंस में मैं भी बैठा था सामने, एक आकर मेरे पैर एकदम लेट के उसने मुझे नमस्कार किया। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा बदली? बोला आपने रोड क्या बनाया। मैं एनसीएलटी में मेरी कंपनी चली गई थी और आज साहब मैं आपके कारण 50,000 करोड़ रुपए का मालिक बनाऊं और ये पूरी कॉलोनी मेरी बन रही। यानी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा छोटे से रोड के कारण। तो ये इफेक्ट जो है ये एक डेवलपमेंट से दूसरी से तीसरी होती है। अभी एक रेस्टोरेंट तैयार हुआ, एक रेस्टोरेंट से कम 2000 लोगों को जॉब दे रहा है। और अभी जो टूरिज्म की पॉलिसी अभी जो आशीष काळे ने बताया कि बहुत अच्छा ये एडवांटेज विदर्भ के समय चर्चाएं हुई और जो जो सुझाव दिए वो गिरीश महाजन जी ने उसके ऊपर मीटिंग में सब मान्य किए। अब वो इतने पोटेंशियल है कि विदर्भ में टोटल महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। ताड़ोबा हाउसफुल हो गया, अभी उमरेड भी हाउसफुल हो गया, उधर पेंच में तो रूम ही नहीं मिलती। यानी अभी इतने नए नए रिसोर्ट खुल रहे हैं और आजू बाजू में सब जगह मध्य प्रदेश में भी खुल रहे हैं और ये एक एक रिसोर्ट 200-200 300-300 लोगों को काम देगा। ताड़ोबा में केवल जो जिप्सीज है उसके ऊपर 9 लोग बैठते हैं और 300-350 जिप्सीज है, सब आदिवासी लड़के हैं, गाइड आदिवासी है और सबको काम मिला है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे यहाँ जो जो जॉब्स मिलने वाले हैं, जिनको स्किल्ड होगा उसी को जॉब मिलने वाला है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि एमकॉम बीकॉम एमएससी ये भी करना आवश्यक है, पर इसके कारण एमएससी बॉटनी जूलॉजी में होकर वो रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। और इसलिए जिस अभी जर्मनी में क्यों सक्सेस है, मैं जब जर्मनी में गया था तो उनका ऐसा है कि अब 12 तक सबके लिए एक ही कोर्स है, पर 12 के बाद 1 पर्सन स्पेशलाइज इन 1 सब्जेक्ट। अगर वो स्कूटर मैकेनिक बनता है तो 12 के बाद 5 साल वो वही सीखता है। और इसलिए जर्मन की विशेषता ये है कि 101% परफेक्शन। उसका फायदा ये हुआ कि टोटल वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उनमें से कंट्रीब्यूशन उनके देश का 4% है। अब कोई भी मशीन अच्छी चाहिए तो जर्मनी से, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर है। तो हमारे यहाँ ये जो स्किल्ड मैन पावर जो है ये अगर तैयार करेंगे तो हमको फायदा होगा। तो इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटलिटी, ये जो होटल्स है, इसका सबका तो बहुत अच्छा टाटा ने किया है। पर मैं थोड़ा उनको भी अनुरोध करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका में अनेक झोपड़पट्टी है। अभी हम खासदार सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं, तो पिछले 3-4 साल से हम महिलाओं को मेहंदी लगाने का कार्यक्रम करते हैं। तो 3-4 साल में इस साल 71,000 ना 1,10,000 1,10,000 महिलाओं को मेहंदी निकालने का कार्यक्रम किया। अब उसमें क्या हुआ, वो जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो मेहंदी लगाने वाली जो महिलाएं थी वो 650 से 700 थी और उसमें से 90% लड़कियां शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज की थी, झोपड़पट्टी में रहती थी। और हमारी एक धोटे करके है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। उसको मैंने कहा इन महिलाओं को ट्रेन करो। हमने स्कीम ऐसी तैयार की कि 100 रुपये में मेहंदी निकाल के देंगे, तो 20 रुपये जो महिला मेहंदी निकालेगी वो देगी और 80 रुपये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति ग्रांट देगी। अब 100 रुपये हम वो लड़की को देने लगे, तो एक एक महिला जो थी झोपड़पट्टी में उनको 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपये मिले और उसके कारण उन महिलाओं को एक रोजगार मिला। और अब उसका आगे की कहानी है कि वो महिला अभी बीच में दुबई गई थी
एक शादी थी एक मारवाड़ी परिवार में, तो वो मेहंदी निकालने के लिए 10 हवाई जहाज से गई, अब कलकत्ता जा रही, अब चेन्नई जा रही है, और उन महिलाओं को रोजगार मिला। तो ये बहुत आवश्यक है। अभी हम लोग मैं साड़ियाँ बनाने का एक प्रकल्प में काम करता हूँ, धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके। तो उन्होंने कोसे की साड़ी बनाई और इतनी सुंदर साड़ियाँ बनाई, 6 महीने हुए। मैंने शायद कमिश्नर साहब के मिसेस को दी, मैडम को भी शायद एक दी है। आपको आप आई थी क्या? नहीं आई थी। तो कलेक्टर साहब थे। तो वो इतनी अच्छी साड़ी है कि वो साड़ी अभी यहाँ नागपुर में ही बेची जाती है। हैंडलूम कारपोरेशन ने साड़ी खरीदी की, तो 100 साड़ी उन्होंने बेच दी और हमारे पास 200 का ऑर्डर रखा, हम दे नहीं पा रहे। और वो 12,000 रुपये की एक साड़ी है, उसका प्रिंटिंग झारखंड में होता है, अब यहाँ भी शुरू हो गया। और वो इतने पॉपुलर हो गए कि हम अगर वो ऐसी अब 5 गुना भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो बेच सकते हैं, पर हमारे पास स्किल महिला नहीं है। अभी हमने 1500 महिलाओं का ट्रेनिंग शुरू किया है, अब बड़े प्रमाण पर वो करें। और एक दूसरी मेरी इच्छा थी कि बेस्ट कॉटन की साड़ी, ये गरीब लोगों को सस्ते में और महिलाओं को रोजगार मिले। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पावरलूम पर वो तैयार की और उसकी कीमत 400 रुपये में बेचने का तय किया। जो 2000 में साड़ी मिलती है वो 400 रुपये में बेचेंगे और 10 रुपये केवल ट्रस्ट लेगा और उसके पीछे 50 रुपये 60 रुपये मजदूरी केवल महिलाओं को मिलेगी। तो अब हमारे यहाँ वो प्लान है कि वो हम 5 लाख 10 लाख साड़ियाँ महीने की बनाएंगे, तो ये रोजगार क्रिएट होगा। अभी ये खापा, उमरेड, भिवापुर, धापेवाड़ा, बेला, ये नागपुर ये हैंडलूम वेवर्स के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ उमरेड के बारे में कहा जाता था कि आकपेटी की जो ये है उसमें छोटे से इसमें वो पूरा कपड़ा निकल जाता था 10 मीटर, इतना अच्छा कपड़ा बनता था। पर वो कला लोप पा रही, खत्म हो गई। हम उसको फिर विकसित कर रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव ये है कि यहाँ से रिलेटेड ग्रामीण, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी कोर्सेस आप चालू करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी रोजगार बने। तो गड़बड़ क्या होगी, साहब ने, कमिश्नर साहब ने कहा वो सही है, मैं भी उसका समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि हमने सिम्बोसिस खोला, नर्सिंग होम खोली, तो 1-1 रुपये पे जगह दी उनको। पर कंडीशन क्या डाली कि तुम यहाँ 25% एडमिशन हमको नागपुर को दो और उनको 15% कंसेशन दो। तो अब क्या होता है कि हम नागपुर में सबको जॉब देंगे तो ये गांव के लड़के फिर सब नागपुर में आएंगे और झोपड़पट्टी बढ़ेगी और आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप ये स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज होगा और वो अगर नागपुर नहीं आएंगे तो नागपुर के प्रॉब्लम भी कम होंगे। इसलिए गांव के लोगों को भी रोजगार अगर मिलता है तो उसका फ़ायदा होगा। इसमें हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सी कला है। अभी हमारे यहाँ ये ढोल ताशा पथक है, तो हमने तय किया कि भाई सांस्कृतिक महोत्सव, हम तो बड़े बड़े कलाकार बुलाते हैं पर नागपुर के कलाकार कहाँ जाएंगे। तो हमने तय किया कि ये जो दुर्गोत्सव, गणेशोत्सव में कार्यक्रम हम स्पॉन्सर करेंगे। अभी इस साल कितने की हम 400 800 कार्यक्रम हमने करा। अब ये ढोल ताशा पथक को हम पैसे देते हैं, अब इस नाटक वाले को पैसे देते हैं। तो हमने जो पैसे दिए 4-5 करोड़ कलाकारों को मिले, तो वो कलाकारों को एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो नेचुरली ढोल ताशा पथक वालों ने अनेक अपने जो बजाने के वो नए खरीद लिए, उनको भी कपड़े नए सिला लिए। फिर कपड़े सिलाने के लिए वो टेलर के पास गए तो टेलर को काम मिला। तो नेचुरली कोई ना कोई डेवलपमेंट से पैसा कहीं रुकता नहीं और इसलिए वो रोजगार तैयार करता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में करिए। और ये जो हमारे टूरिस्ट सेंटर्स हैं ये ट्राइबल में है। अभी मैंने उनको कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी 9 लोगों की, ना साउंड होगा ना पोल्यूशन होगा, तो फिर वो मर्यादा नहीं रहेगी कि इतनी गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्ट करो। और फॉरेस्ट और खुल जाएगा तो काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा। और आज ताड़ोबा में यही है, उमरेड में यही है, नागजीरा में है। हमारे पास बहुत फॉरेस्ट का पोटेंशियल है, हमारे यहाँ माइनिंग का पोटेंशियल है। और नेचुरली हम हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें, कॉटन एज ए टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है, रेडीमेड गारमेंट्स में हम लोग काफ़ी इंडस्ट्रीज आई है। अभी मुझे याद है मैं MSME मंत्री था,
एक अपने यहाँ कामठी रोड पर वो उपलवाड़ी में ना, नहीं क्या नाम है वो, ऑरेंज क्लस्टर, ऑरेंज सिटी क्लस्टर, पूरे रिलायंस के शर्ट ये वहाँ बनते हैं और उसका ब्रांडिंग करके वो पूरे खरीद लेते हैं। इतना अच्छा, और वहाँ 1,500 महिलाएं काम करती है। तो हमारा कॉटन से, सूत से कपड़ा और शर्ट भी यही बनेगा, तो वैल्यू एडिशन होगा, तो रोजगार होगा। तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र है उसके लिए आप विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि केवल नागपुर में ही नहीं तो विदर्भ में टोटल 52 कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 युवाओं को रोजगार देना और यहाँ से ट्रेन करके अपने गांव में वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो ये काम अगर होता है तो और उपयोगी होगा। गढ़चिरौली में तो अब स्टील हब बन रहा है, 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो स्टील हब के लिए मैन पावर लगेगा, तो वहाँ के लड़कों को लाकर आप तैयार कर सकेंगे। अभी नया एयरपोर्ट का काम शुरू होगा, 5,000 की मैन पावर उनको लगेगी। अब मिहान का एक्सपेंशन हो रहा है, तो आईटी के लिए हमारे कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स भी है। वैसे रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन, इसमें भी बहुत से काम है, उसमें अभी स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग ही नहीं है। बिल्डिंगें बन रही है, जैसे अनेक बार ये है कि इन लोगों के भी छोटे छोटे कोर्सेज तैयार करेंगे तो स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। और ये जो स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी, ये जो पार्टी की थी, इसका जब घोषणा हुई तब स्मार्ट सिटी का डीपीआर बना, तब उसमें ये निश्चित रूप से ये योजना की थी कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ डेवलप हो, अच्छा पुलिस स्टेशन वहाँ बना है, कंक्रीट के रोड बने हुए हैं, और आप कभी जाओगे तो एक नया नागपुर वहाँ बैठ रहा है। अगले बार अगला कार्यक्रम वहाँ करिए, बहुत सुंदर रोड, लाइट, डेवलपमेंट, कंक्रीट के घर बन रहे हैं और गरीबों के अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। अब वहाँ ये जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर आएगा तो निश्चित रूप से झोपड़पट्टी के और गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार मिलना ये भी नागपुर महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत था। अनेक दिनों से वो ढूंढ रहे थे, मुझे भी आपके पहले जब वो हमारी अधिकारी थी अचल, वो भी मुझे कहती थी, मैं भी ढूंढता था कोई संस्था, पर मुझे दिए के नीचे जैसे अंधार हो, मेरे को ध्यान में नहीं आया कि मैं आपको कहूँ। मैं इधर उधर मुंबई पुणे देख रहा था कोई मिल रही का। ये बहुत अच्छा हुआ कि नागपुर की ही संस्था मिली और कॉरपोरेशन का भी सहयोग मिला और टाटा का पूरा मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग का, इससे गुड कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा सबका मिलकर ये अलायंस हुई है और इससे बहुत अच्छी मैन पावर, स्किल मैन पावर तैयार होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 नहीं 3 शिफ्ट में करिए अगर संख्या बढ़ती है तो, क्योंकि ज़रूरत होगी उतनी संख्या बढ़ाइए और फिर आगे भी अगर बढ़ती है तो आगे भी सेंटर खुल सकते हैं। नागपुर ये मेडिकल हब है, नागपुर में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है और उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए और वो मैन पावर की बहुत कमी है। अभी नए नए मशीन्स आ रहे हैं, उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि किस जगह पर कितनी ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, और उसके साथ अगर टाटा के मार्गदर्शन में ये सब कोर्सेज शुरू होंगे तो अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमने शुरुआत में ये टारगेट 5 लाख का रखा है और हर विधानसभा में 5,000 का रखो और ये पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, तो मेरे से थोड़ी बात सीख लो। अभी मैं काम करता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास 15 लाख करोड़ पड़े हुए हैं, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा। काम करने वालों की कमी है, पैसा है, मार्केट में जाओ तो लोग पैसा लेके खड़ा है पर काम नहीं हो रहा। आप जिस दिन शुरुआत करोगे आपको पता चलेगा कि इतने लोग आएंगे और इतने जॉब क्रिएट होंगे, आप दे नहीं पाओगे, इतने आएंगे। ह्यूज पोटेंशियल है, सपोर्ट से वो भी बिल्कुल मेरा तो सपोर्ट बिल्कुल है, ताकि हम विदर्भ की इकोनॉमिक ग्रोथ में, विदर्भ का डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको बढ़ाने में एम्प्लॉयमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और इसमें अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और एक स्मार्ट, केवल एक पार्टी की सिटी नहीं, हम नागपुर शहर को स्मार्ट शहर बना पाएंगे और अनेक गांवों को बना पाएंगे। एक अच्छे उपक्रम की शुरुआत हुई है। मैं विशेष रूप से
अमेय वंजारी जो टाटा के हेड है, टाटा स्ट्राइव के, उनको, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और उनके साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर दोनों को, और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आशीष जी के साथ सभी जो है काम करने वाले उनको, बोयर सर को, मैत्री जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कामों में उनका मार्गदर्शन आप सबको भी मिलता है। वो भी हमारा आईएम बहुत अच्छा है और VNIT का अनुभव इनके साथ है, तो ये भी अनुभव हमें बहुत अच्छा उपयोगी होगा। और ये एक विदर्भ के लाखों युवकों के मन का जो एस्पिरेशंस है, उनका जो एम्बिशन है कि उनको रोजगार मिले, वो पूरा होगा और विदर्भ का विकास को भी उससे गति मिलेगी। एक अच्छी शुरुआत हुई। फिर से एक बार मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और इस प्रकल्प को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।